हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं जो क्लास 10th मैट्रिक बिहार बोर्ड का जो 2025 में फाइनल एग्जाम होने वाला है, एनुअल एग्जाम। इसका जो सैंपल पेपर आया है, इसके सॉल्यूशन को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जिसमें अभी हम लोग मैथ्स के पेपर को देखेंगे, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 एनुअल या वार्षिक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पर निर्देश दिया रहता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। और एक चीज सबसे जरूरी चीज है इसमें कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 30 आपका लघु उत्तरीय और 8 आपका जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि सेक्शन ए है, इसको देखते हैं, ठीक है। सेक्शन ए में क्या कहता है, ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें लिख रहा है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों का लिखा हुआ है, प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करना है, ठीक है। यानी कि सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना है इसमें, ठीक। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है इसमें, तो देखो ये √7 है प्लस √7, यहाँ ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो अपरिमेय को जोड़ने पर हमें अपरिमेय ही मिलेगा। यहाँ पर आते हैं √25 है और प्लस √3 है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, देखो √25 का मतलब तो 5 हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ √3 है, √3 एक अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का जो सम होगा वो अपरिमेय ही होगा। फिर यहाँ देख सकते हो 1/√4, तो √4 का मतलब 2 हो गया, मतलब 1/2 आ गया, ठीक है ना। हमसे पूछा जा रहा है कौन परिमेय है, तो कौन परिमेय है, तो ये एक परिमेय हो गया। यहाँ देख सकते हो कि √9 है, तो इसका मतलब तो 3 हो गया, √9 का मतलब 3 हो गया। और यहाँ √3 यानी कि अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का गुना जो होता है वो अपरिमेय ही होता है। तो इसका मतलब कि हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। इसमें ए, बी और डी जो है ये गलत हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। क्या होता है, देखो अगर हम m एक पूर्णांक लेते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि जो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो आपके पूर्णांक कहलाते हैं। 0 भी आपका पूर्णांक है, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम मान लेते हैं 2, यहाँ पर सपोज दैट m बराबर हम 2 ले लेते हैं, तो 2 + 1 तो 3 हो गया। लेकिन अगर हम m बराबर अगर 1 ले लेते हैं तो 1 + 1 तो ये तो 2 हो गया, है ना। तो क्या ये विषम पूर्णांक होगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। उसके बाद है बी में m, तो m अगर हम 5 ले लेते हैं तब तो ये विषम है, लेकिन m अगर हम 6 मान लेते हैं तो ये विषम नहीं होगा, ये सम होगा। यहाँ पर देखो 2m है, तो 2m का मतलब क्या हो गया, 2 गुने m, है ना। 2m का मतलब हो गया 2 गुने m। तो m की जगह अगर आप 2 लेते हो तब तो 2 2 4 हो गया, 3 लोगे तो 6 हो जाएगा, है ना, 4 लोगे तो 8 हो जाएगा, मतलब ये तो आपका सम ही हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा। अब यहाँ देखो अगर आप m की जगह 1 रखते हो तो 2 1 2 + 1 3 हो गया, विषम संख्या होगी। अगर आप m की जगह 2 रख लेते हो तो 2 2 4, 4 + 1 कितना हो गया, 4 + 1 5 हो गया, मतलब ये आपका विषम संख्या हो सकता है, ठीक है ना। तो आप कोई m की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये जो है पूरा एक विषम संख्या ही मिलेगा। इसका मतलब डी आपका ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि कौन सा इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए मैंने बताया था आपको कि जब आपको देखना हो कि दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है, तो आप ये जो आपको दिया जाता है फ्रैक्शन या रेशनल नंबर, तो इसके जो डिनोमिनेटर को यानी कि हर को देखिएगा। हर में क्या होगा कि ये जो 91 है, तो 91 को कैसे हम लिख सकते हैं, 13 गुने 7 लिख सकते हैं, है ना। तो आपको देखना ये है कि जो हर है ना, उसको जब हम लिखें फैक्टराइज करके तो वो 2 का पावर में हो या फिर 5 के पावर में हो, ठीक है, या नहीं तो 2 का पावर हो इंटू 5 के पावर में हो, तब हम समझेंगे कि वो शांत दशमलव प्रसार है। अब 80 है और इधर क्या है आपका 45 है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर 45 है। अब देखो 80 और इधर क्या है, पहले में आपका 23, तो 23 तो किसी हाल में भी हम इसको 2 × 5 में या 2 के पावर में या 5 के पावर में नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो ये दोनों तो पहले आपका कट गया, ठीक। अब बचेगा यहाँ पर 17/80 और इधर 7/45। तो 80 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 85। तो ये तो हमारा बन गया कि 2 का पावर 4
इंटू 5, तो ये तो हो गया। अब 45 में क्या हो जाएगा, 15 या 45 होता है, मतलब 3 या 9, 9 पंचे 45। आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखो यहाँ पर कर दिख रहा है ना, इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता कर सकते हो कि ये होगा 3 का स्क्वायर इंटू 5, मतलब ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 1 आ रहा है। ठीक है, तो 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आएगा तो वो शांत दशमलव प्रसार वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आपका जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 0.87 और इसके ऊपर रेकरिंग है, बार है। ठीक है, तो इसको आपको फ्रैक्शन यानी कि रेशनल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है, परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है। तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, और उसके पहले मैं आपको इसका जो सही तरीका, मतलब जो जिस तरीके से आपको बनाना है, अगर लघु उत्तरीय में आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा इसका। देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि x बराबर हमारे पास दिया गया है 0.87। ठीक है, चूंकि 0.87 देखो इस तरीके से लिखा हुआ है ना, 0.87, इसके ऊपर रेकरिंग ऐसे ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 777 मान लेंगे। ठीक है, अब करेंगे क्या कि एक बार इसको 10 से इसको भी मतलब दोनों तरफ गुना करेंगे। 10 से कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये होगा 10x बराबर ये हो जाएगा 8.7777 इस तरीके से। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद इधर 7 है, पॉइंट के बाद इधर 8 है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद हमें 7 लाना है। ठीक है, तो एक और हमें ऐसा बनाना होगा, मतलब 10x है ना, तो 10x को फिर से 10 से गुना करना है, तो मतलब कितना हो गया 100x। इसको भी 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट उठ के यहाँ चलाएगा, मतलब इधर आ जाएगा 87.777 इस तरीके से। ठीक है, इधर तो बहुत सारा 7 आ रहा है ना, अब देखो पॉइंट के बाद 7 भी आ गया, इधर भी पॉइंट के बाद 7 आ गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में से, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा कि 100x में से 1x 10x निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 90x। और इधर देखो 87.777 में से 8.777 माइनस करेंगे तो क्या होगा 777 इधर है, इधर भी 7, तो ये तो 0 हो गया, पॉइंट के इधर क्या हो जाएगा 0, और ये पॉइंट के इधर क्या हो जाएगा इस तरफ, तो 87 में हट जाएगा तो 79 इनके 79 आ जाएगा, है ना। तो x बराबर हो जाएगा 79/90, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देख सकते हो कि इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन आपको ये शॉर्टकट बनाने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ, ये तरीका याद रखना कि जैसे आपको दिया गया था 0.87 इसके ऊपर बार दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना कैसे करेंगे, देखो इसको सीधा सीधा आप लिख सकते हो, पहले आप एक लाइन देना। ठीक है, इसके बाद देखो पहले आपको करना क्या होगा कि जो आवर्तनांक दशमलव संख्या है ना, यानी कि जो यहाँ पर ये दिया गया ये संख्या, इसको बिना दशमलव संख्या के लिखना है, मतलब इस पॉइंट के बगैर इसको लिखना है। तो देखो 87 लिख देना है, यहाँ पर लिख दिया 87। ठीक, इसमें से करना क्या है कि जो पूर्णांक होगा, मतलब पूर्णांक तो ये है ना, पूर्णांक यहाँ पे क्या है, ये 0 है। ठीक, और जो अनावर्तांक है, अनावर्तांक क्या हो गया कि यहाँ पर जो रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे कि 7 तो रिपीट हो रहा है बट 8 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 0 और 8 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा 8 ही रहेगा, है ना। तो उसको घटा देना है, यहाँ पर इसको घटा देना मतलब माइनस कर देना है। ठीक, और नीचे में क्या करना है, तो जितना आवर्तांक है, मतलब जो रिपीट हो रहा है ना, जैसे ये कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पर मान लो 2 होता, सपोज दैट 2 डिजिट रिपीट होता है ना, अगर दोनों के ऊपर बार लगा रहता तो मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या है 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम एक बार 9 लिखेंगे। ठीक, और दशमलव के दाईं तरफ जितना अनावर्तांक है, दशमलव ये हो गया, इसके दाईं तरफ जितना अनावर्त अंक है, यानी कि जो ऐसा अंक जो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक ही डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है। अगर मान लो इस पॉइंट के बाद अगर 2 भी होता है इधर, तो 2 डिजिट हो जाता है जो रिपीट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 7 के ऊपर ही सिर्फ है। तो यहाँ पर हम 2 बार 0 डालते, अगर नहीं है सिर्फ 1 डिजिट हमारा रिपीट नहीं हो रहा है तो हम 1 डिजिट यहाँ पे डाल देंगे, मतलब 1 0 डाल देंगे। ठीक है, अब देखो 87 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 79/90, यही आपका आंसर हो गया। देखो यहाँ भी वही है ना, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा, जल्दी में आपको करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि कभी भी आपको इस तरीके से अगर दिया रहेगा तो आप बिना इसको पॉइंट के पहले लिख दीजिएगा। जैसे मान लो यहाँ पर अगर 1 होता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर
187। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। अगर 187 अगर लिखा रहता 1.87 तो हम यहाँ पे लिखते हैं 187। अगर यहाँ रहता 2.87 या फिर रहता 12.87 तो हम इसको लिखते हैं 1287, मतलब बिना पॉइंट के आपको लिख लेना है, ठीक है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद या फिर पॉइंट के पहले जो भी नंबर आपको है, यानी कि जो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो 0 और 8, यहाँ पर 0 तो पूर्णांक हो गया, ठीक है। 8 यहाँ पर डेसिमल का 8 आ रहा है जो कि एक डिजिट आपका है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सबको लिख देना है। अगर यहाँ पर रहता है सपोज 12.8 तो हम यहाँ पे लिखते हैं 128 लिखते हैं, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पर हमारा सिर्फ 8 है, 0 है, तो हम लोग 8 ही लिखेंगे सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि 0 लगाएंगे तो भी ये 08 ही होगा, तो इसलिए हमने 8 लिखा है। इसको माइनस करके जो आएगा वो लिख देना है। और नीचे में क्या करना है, तो जितनी संख्या में जो अंक आपका रिपीट हो रहा है उसकी जो संख्या होगी, जैसे कि यहाँ पर 7 सिर्फ एक ही अंक है जो रिपीट हो रहा है, तो हम लोग एक बार 9 लिखेंगे। और पॉइंट के बाद देखेंगे कि कितना अंक ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो जितना रिपीट, कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 8 रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब एक ही अंक ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम लोग 1 0 डाल देंगे। इसको घटा के यहाँ लिखेंगे, इसका 90 हो जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो इसको काट भी दीजिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है 540 बराबर 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 5 का पावर z, तो x प्लस वाई माइनस z बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले पता है बच्चों क्या करना है आपको, इसका अभाज्य गुणनखंडन कर लेना है, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, तो 540 लिखेंगे। और सबसे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें जितना भी नंबर आप लगाइएगा, भाग जितने भी नंबर से भाग लगाइएगा उस सारा का सारा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ अभाज्य संख्या आपको इस्तेमाल करना है। अब आप जिससे भी करो, बट आपको अभाज्य संख्या इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर चाहें तो 3 से भी लगा सकते हैं, 2 से भी लगा सकते हैं। कोशिश करिए सबसे पहले 2 से लगाने की। 2 से लगाएंगे तो 2 में 4, 7 में 14, 27 आ गया, यानी कि 270 आ गया। 2 से लगाएंगे तो 135 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, 5 से 8 9, 3 से लगे थे, 3 यहाँ पर रखेंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 पंचे 15, 45 आ गया। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 15 45 हो गया, ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे 3 पंचे 15 हो गया, और फिर 5 का ही 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 540 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2, 2 का पावर 2 हो गया, ठीक है, मतलब 2 2 बार आ रहा है, 3 1 2 3 बार आ रहा है, तो 3 का पावर 3 लिखेंगे। और 5 एक ही बार आ रहा है तो 5 का पावर 1 लिखेंगे। अब जब क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 5 का पावर z, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 5 का पावर z, मतलब x बराबर कितना हो गया, 2, ठीक है। y बराबर कितना हो गया, 3, और z बराबर कितना हो गया, 1। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, x प्लस वाई माइनस z निकालना है, यानी कि x प्लस वाई और माइनस z निकालना है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 माइनस 1, यानी कि 2 3 5 माइनस 1, यानी कि 4 आ गया। अब देखिए 4 आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, मैं आपको 3 बात बताऊंगा, वो 3 बात हमेशा याद रखना कि जो रूट वाली संख्या, जो रूट में संख्या हो, अगर वो इम्परफेक्ट यानी कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, यानी कि जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, अगर वो संख्या अगर रूट के अंदर लिखी हुई है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। घनमूल के बारे में अगर देखना है आपको, तो घनमूल ऐसी संख्या का अगर आप निकाल रहे हैं जो पूर्ण घन संख्या नहीं है, अगर वो घनमूल उसका आप निकालिएगा तो वो अपरिमेय संख्या होगी। मतलब कि इस तरीके से लिखा रहेगा, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर छोटा सा 3 दिया रहे, ऐसे छोटा सा 3 रहे, और ये रूट में रहे ऐसे संख्या, रूट ऐसे बना रहे, और यहाँ पर ऐसी संख्या लिखी हो जो कि घनमूल सॉरी घन संख्या नहीं हो, पूर्ण घन संख्या नहीं हो, तब ये संख्या भी हमारी अपरिमेय कहलाएगी, ठीक है। और तीसरा आपको जो है ये याद रखना है, जो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, सिर्फ आपको याद रखना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो अशांत हो और अनावर्त हो, यानी कि जो रिपीट नहीं हो रही हो, ठीक है। यहाँ पे देखो बार रखा हुआ है ना, इसका मतलब कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये बार ऐसा ये वाला नहीं हो, ठीक है ना, ये बार इसके ऊपर नहीं हो, और यहाँ पर इस तरीके से डॉट 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 बना हो, ठीक है, और 3 के बाद मान लो 0 हो, 1 हो, 2 हो, मतलब यहाँ पे कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रही हो, ठीक है। और
यहाँ पर ये भी नहीं हो कि भाई ये टर्मिनेट हो रहा है, तो वो हमारी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, और पाई आपका अपरिमेय है। ठीक है, बस तो ये तो रिपीट हो गया ना, यहाँ पर 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब कि 3 रिपीट हो रहा है, मतलब ये हमारा शांत दशमलव प्रसार सॉरी अशांत दशमलव प्रसार हुआ, लेकिन ये अशांत में क्या हो गया, आवर्ती हो गया, यानी कि अशांत आवर्ती हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको चेंज किया भी है, पहला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन जो हमने बनाया है उसको हमने चेंज भी किया परिमेय संख्या के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में, है ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखो √13 इंटू √13, तो √13 तो खुद में अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोनों को गुना कर दिया तो √13 को गुना करेंगे तो 13 ही आएगा, तो परिमेय संख्या बन गई। हमसे पूछा जा रहा है अपरिमेय कौन है, √441, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, तो ये भी ये भी आपका क्या हो गया, अपरिमेय नहीं हुआ। अब यहाँ देखो, ये आपका 0 है ना, और ये आपका 0 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो √1 क्या बन जाएगा, √1 बटा 10, तो 10 का रूट निकालोगे ना तो कुछ नहीं आएगा, यानी कि पॉइंट में संख्या आएगी, मतलब ये क्या हो गया, आपका पूर्णांक संख्या नहीं होता है 10, तो उसका जब रूट अंडर निकालोगे तो वो अपरिमेय संख्या होगी, मतलब √1/10 जो होगा वो अपरिमेय होगा, इसलिए डी आपका अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद है m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। दोनों अगर अभाज्य संख्याएं हैं यानी कि प्राइम नंबर अगर हैं, ठीक है, तो इनका जो महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF होगा वो 1 होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी ले सकते हो आप, जैसे 5 ले लेते हो और 7 ले लेते हो, जब इसका आप HCF निकालोगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। अगर आप कोई और नंबर ले ले, जैसे 13 आपने ले लिया और 17 ले लिया, तो उसका जब आप निकालेंगे HCF तो 1 ही आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए, इसके बाद आते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका लघुत्तम समापवर्तक इतना है, तो महत्तम समापवर्तक होगा। हमने कई बार बताया है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पर आपको गुणनफल दिया हो और लघुत्तम समापवर्तक दिया हो या फिर महत्तम समापवर्तक दिया हो, तो देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पर आपको महत्तम समापवर्तक निकालना हो, लघुत्तम समापवर्तक दिया हो, तो आप क्या कीजिएगा कि गुणनफल में इससे भाग लगा दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता और महत्तम समापवर्तक दिया रहता तो आप गुणनफल में इससे भाग लगाते, मतलब दोनों केस में आपको भाग लगा के निकाल देना है। तो भाग लगा के देखो कितना आता है, 2366 है ना, 2366। इसमें अगर हम भाग लगाते हैं 182 से, 182 से भाग लगाएंगे, तो देखो 182 से अगर भाग लगाओगे तो सबसे पहले 2 से कटेगा, ये 91 दूना, और ये 2 से कटेगा तो 11 दूनी 22, 8 दूनी 16, मतलब 1183 आ गया। ठीक है, अच्छा ये 7 से कट रहा है, 7 का 7, हाँ 7 से कट रहा है, 13 7 91 हो गया, और 7 से कटेगा तो 7 का 7 हो जाएगा, 11 7 48 हो गया, 7 छके 42, और फिर 6 बचेगा, 7 में 63। अब 13 से तो ये कट रहा है ना, 13 13 ही 169, यानी कि 13 आ गया ना। तो देखो ये यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये HCF हो गया, मतलब महत्तम समापवर्तक हो गया। अब इसको देखोगे जब तुम एक बार ऑप्शन इसका, तो ऑप्शन में देखो कितना है, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट दिया हुआ था, LCM दिया हुआ था, हमें HCF निकालना था। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, कई बार अभी पिछले क्वेश्चन बताया है कि आपको क्या देखना है, सिर्फ 2 के पावर में है और 5 के पावर में है या नहीं है। ठीक है ना, तो 40 को हम लिख सकते हैं 8 पंजे 40, मतलब 2 का पावर हो गया, 5 का पावर हो गया। ठीक है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से आपको पता चल जाएगा कि उसमें 2 और 3 आना चाहिए सिर्फ अभाज्य गुणनखंड में, तो 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1 लिख सकते हैं इसको, तो ये तो हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखो 160 है, मतलब 160 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा, नहीं 2 का पावर 5 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, तो ये भी आपका दशमलव प्रसार शांत वाला हो गया, ये भी आपका शांत दशमलव प्रसार हो गया। 441 उड़ते 21 गुना 21 होता है, मतलब 3 का पावर 2 और 7 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब ये आपका नहीं होगा, इससे डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमको बताना था। इसके बाद आते हैं 10वां क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है P बराबर AB का होल क्यूब, Q बराबर इतना, जहाँ PQ इतना है तो AB अभाज्य है, तो PQ का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। लघुत्तम समापवर्तक जब भी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो भी नंबर आ रहा है इसमें इसको लिख देते हैं। यहाँ पर देखो सब में AB आ रहा है। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि जो सबसे बड़ा वाला है ए का पावर कितना है 1, इधर ए का पावर क्या है 4, तो हम ए का पावर 4 ले लेंगे। देखो ए का पावर 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बी और डी में से कोई सही आंसर होगा। अब बी का पावर देखो 3 है और बी का पावर 1 है, तो इसमें से कौन सा हम लेंगे, बी का पावर 3 लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने अभी 10 क्वेश्चन आपको बता दिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन बचा है इसको हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप ये भी बताइएगा कि क्या इतनी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए या फिर इसको थोड़ा और शॉर्ट करें हम, या फिर ये सही है। ठीक है, ये भी आप कमेंट करके बताइए, और इसका जो आगे का क्वेश्चन है ये हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे बच्चों से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।